दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी दिवाली का दिन। ये मन भी ना कई बार दो हिस्सों में बंट जाता है और फिर फैसला लेना कितना मुश्किल होता है ना। मेरे साथ अक्सर यही होता है, जैसे आज हो रहा था। आज दिवाली है, हाथों में मिठाई के डब्बे, रंगोली के रंग और फूलों वाली तोरण लेकर मैं, अकरम और हमारा 7 साल का बेटा जीशान कितनी देर से एक दरवाजे के बाहर खड़े थे। डोरबेल बजाने के लिए मैंने कई बार अपना हाथ आगे भी बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे खींच लिया। मन का एक हिस्सा कह रहा था, बेल बजा दे नंदिनी, और दूसरा मुझे वापस लौट जाने की सलाह दे रहा था। लेकिन कैसे लौट जाऊं वापस उस चौखट से जहां आने के ख्वाब अक्सर मुझे आधी रात को झकझोर कर उठा देते थे। क्यों चली गई तू नन्ही? क्यों? एक बार भी नहीं सोचा तूने? बोल ना। माँ मेरे उन ख्वाबों में आकर रोती हुई बस यही सवाल करती थी, और मैं खामोशी ओढ़े चुपचाप बस उनसे लिपटी रहती। क्या जवाब देती? क्यों चली गई थी मैं? क्यों? या पलटकर उनसे ही सवाल पूछ लेती, क्यों जाने दिया आप लोगों ने मुझको? क्यों नहीं समझा मेरे प्यार को? क्यों परवाह की इस दुनिया की, इस समाज, इन रिश्तेदारों की? बताइए माँ, क्यों? सवाल बहुत से थे, लेकिन कैसे पूछती? माँ सिर्फ सपने में आती थी और हकीकत बहुत हैरान करने वाली थी। पूरे 9 साल हो चुके थे। न मैंने माँ को देखा था, न पापा को, और न ही नवीन को। नवीन मेरा छोटा भाई, 6 साल छोटा था वो मुझसे, लेकिन उस दिन अचानक बहुत बड़ा हो गया था जब मुझे फटकारते हुए बोला था, आज के बाद यहां कभी फोन मत करना, समझी? मर गई हो तुम हमारे लिए। छोटू प्लीज, छोटू आज दिवाली है, एक बार माँ पापा से बात करा दे प्लीज छोटू, प्लीज। उस सुबह मैं देर तक फोन हाथ में लिए सिसकती रही थी। उसने फोन रख दिया था। उस पूरे दिन, पूरी रात और फिर शायद कई दिनों तक फोन का रिसीवर वहीं स्टूल पर रखा रहा। मैं रोज फोन मिलाती, लेकिन वो मेरे घर पर आखिरी बातचीत थी। उसके बाद सब खत्म हो गया। शायद मैं अब प्रिंसिपल साहब की लाडली बिटिया नहीं रही थी। मैं अब अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा भी नहीं थी, और ना मैं छोटू के लिए उसकी नन्ही दीदी थी। जीते जी सबके लिए मर गई थी मैं, सिवाय उस एक इंसान के जिससे प्यार करने की सजा 9 साल पहले मैंने अपना पूरा परिवार खोकर चुकाई थी। अचानक मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर देखा, वही नाम था जो हाल में कई बार मेरे फोन पर फ्लैश हुआ था, सुरुचि भाभी। फोन उठाया और इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछती, मैंने धीरे से कहा, हम दरवाजे के बाहर ही हैं भाभी। और इतना कहकर मैंने सामने लगी डोरबेल बजा दी। कभी कभी खुद को हिम्मत देने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। कोई आवाज, कोई एहसास या कोई नाम ही काफी होता है। ऐसा ही एक नाम आज मुझे हिम्मत दे रहा था। हिम्मत इस चौखट को पार करने की, हिम्मत उन लोगों का सामना करने की जो सालों पहले मुझसे कहीं खो गए थे, लेकिन आज मिलने वाले थे। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई और अब भाभी भी, सुरुचि भाभी। वो ना होती तो शायद आज भी मैं हमेशा की तरह दिवाली पर अपने घर का कोई कोना पकड़कर पुरानी यादों के साथ सिसक रही होती। हफ्ते भर पहले ही मिली थी मैं उनसे, यहीं इस शहर के एक बाजार में। कहते हैं कुछ इत्तेफाक नहीं, चमत्कार होते हैं। वो शायद ऊपर वाला हमारी दुआओं के बदले हमें दिखाता है। मुझे भी उस पल वही लगा था जब मैं सुरुचि भाभी से मिली। आप नन्ही दीदी है ना? एक दुकान के बाहर उस दिन मेरे सामने आकर जब अचानक उन्होंने पूछा तो चौंक गई थी मैं। चौंकना लाजमी भी था। कोई सालों बाद मुझे अपनी खोई हुई पहचान से जो मिला रहा था। नन्ही मेरा नाम, मेरा वो नाम जो मुझे मेरे भाई ने दिया था। माँ बताती थी कि छोटू जब छोटा था तो नंदिनी नहीं बोल पाता था। अपनी तोतली आवाज में वो दिन भर नन्ही दीदी की रट लगाए फिरता। इसलिए धीरे धीरे ये नाम बाकी लोगों की भी जबान पर आ गया और मैं सबके लिए नंदिनी से नन्ही बन गई। आप पहचाना नहीं मैंने?
सुरुचि भाभी के सवाल के जवाब में मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। गला सूख गया था मेरा। मैं भी उतनी ही गहराई से उनके चेहरे में झांक रही थी जितना वो मेरे। उन्होंने फिर पूछा और इस बार पूछते पूछते अपनी दोनों हथेलियों से मेरा हाथ थाम लिया। बोली, आप नन्ही दीदी है ना, बताइए ना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गई थी। लेकिन सवाल के जवाब में पसरी खामोशी अक्सर हाँ की ओर ही इशारा करती है, और वो इशारा सुरुचि भाभी को मिल गया था। वो समझ गई थी मैं नन्ही ही हूं। नन्ही, उनकी ननद, वो ननद जो 9 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। घर चलो दीदी प्लीज, सब बदल गया है, सब लोग बदल गए दीदी, सब आपको याद करते हैं, प्लीज घर चलो। भाभी बार बार हर बात के बाद बस यही दोहरा रही थीं। हम दोनों बात करते करते दुकान के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए थे। आंखें दोनों की ही भीग रही थीं, मेरी उनके आंसू पोंछते हुए और उनकी मेरे। मैं ज्यादातर खामोश ही रही। क्या पूछती? जो कुछ पूछना चाहती थी उसका जवाब भाभी बिना पूछे ही दे रही थी। बता रही थी कि कैसे छोटू के बरेली से नोएडा या गाजियाबाद ट्रांसफर की बात सुनकर पापा ने उससे सिर्फ नोएडा ज्वाइन करने के लिए कहा था। हाँ, कभी किसी को बताया नहीं था कि उन्होंने नोएडा ही क्यों चुना। लेकिन एक शाम बालकनी में बैठे हुए माँ से कहा था, वो स्कूल वाले घनश्याम जी बता रहे थे कि नईम का बेटा यहीं नोएडा में कहीं काम करता है। माँ इतना कहकर खामोश हो गई थी। वो अब अक्सर खामोश ही रहती थी। उनकी खामोशी में गहरी नाराजगी जो छुपी थी, नाराजगी जो सालों पहले लिए गए फैसलों को लेकर थी। वो फैसला जिसने एक माँ को उसकी बेटी से दूर कर दिया था। माँ आपसे मेरे बारे में बात करती हैं? मैंने भाभी को बीच में रोककर पूछा। वो मुस्कुराने लगी, बोली, बात? अरे वो तो अक्सर मुझको नन्ही कहकर ही आवाज़ लगा देती हैं। पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन किचन की ड्रॉर में बिछे अखबार के नीचे जब एक तस्वीर मिली तो मैंने माँ से पूछा। वो कुछ नहीं बोली। फिर अगली सुबह खुद ही मेरे कमरे में आकर सब कुछ बता गई। बता दिया कि ये तस्वीर नंदिनी की है, जो उन्होंने तब छुपाई थी जब नंदिनी के घर छोड़ने के बाद पापा ने गुस्से में उसके कमरे का सारा सामान फेंक दिया था, उसकी सारी तस्वीरें जला दी थीं और सबको ये चेतावनी भी दे दी थी कि कोई भी आज के बाद इस घर में उसका नाम नहीं लेगा। माँ को हमेशा लगता था कि तस्वीर वाली बात उनके अलावा किसी को नहीं पता है, लेकिन सच तो ये था कि ड्रॉर के नीचे रखी उस तस्वीर के ऊपर सिर्फ माँ के ही आंसुओं के निशान नहीं थे। पापा और नवीन के आंसुओं के निशान भी वहीं कहीं माँ के आंसुओं के साथ घुले थे। एक बार नवीन को देखा था भाभी ने। तस्वीर देखते हुए उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, वही आंसू जो भाभी अक्सर पापा की आंखों में देखती। सिर्फ आंसू ही नहीं, उनके चेहरे पर अपराध बोध भी झलकता था, जो उनको हर पल ये महसूस कराता कि काश वो उस वक्त अगर अपनी बेटी के लिए हुए फैसले पर मोहर लगा देते तो शायद नंदिनी और अकरम सबसे छुपकर शादी करने का फैसला कभी न लेते। अकरम नईम चाचा का बेटा था। चाचा पापा के ही स्कूल में क्लर्क थे। मैं और अकरम पहले स्कूल में साथ थे और फिर कॉलेज में। लेकिन आगे की जिंदगी भी हमको साथ बितानी है, हमारा लिया हुआ ये फैसला सबकी आंखों में खटक गया था। बात धर्म पर जो आ गई थी, इसलिए सब लोग इंसानियत भूल गए और पापा और नईम चाचा के बीच रातों रात दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। पापा ने बिना पूछे ही मेरी शादी कहीं और तय कर दी और नईम चाचा ने अकरम को बरेली से कहीं बहुत दूर भेज दिया। लेकिन एक शाम वो लौट आया मुझे भी अपने साथ बहुत दूर ले जाने के लिए। दिवाली से ठीक 4 दिन पहले की बात थी। रात के 2 बज रहे थे। आ जाओ नंदिनी, आ जाओ, बाद में सब मान जाएंगे। अकरम दरवाजे के उस तरफ था और मैं इस तरफ। मेरा मन 2 हिस्सों में बंट गया था, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन उसकी आवाज़ के साथ साथ आती उसकी सिसकियों में सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, उसका विश्वास भी देखा था मैंने। विश्वास कि सब मान जाएंगे, लेकिन कोई नहीं माना, न उसके घर वाले न मेरे।
हमने पहले घर छोड़ा, फिर शहर, और फिर सारी यादें भी छोड़ दी। लेकिन यादें छूटती कहाँ हैं? वो तो कभी भी किसी भी वक्त हमारे सिरहाने आकर बैठ जाती हैं और फिर धीमी धीमी थपकियां देकर हमें वो याद दिलाती हैं जो हम भूल गए हैं। मुझे भी आज सब याद आ रहा था। जब से भाभी से मिलकर घर लौटी थी, जहन में बार बार उनकी कही वो बात गूंज रही थी, दीदी इस बार दिवाली पर घर का आंगन सूना मत रहने देना, प्लीज आ जाना। उन्होंने कहा था और कहते कहते बहुत कुछ बताया भी था कि कैसे मेरे जाने के बाद से घर की दिवाली फीकी हो गई है। घर के आंगन में अब कोई रंगोली नहीं बनाता, बाहर वाले दरवाजे पर गेंदे के फूलों वाली तोरण भी नहीं डलती। माँ अब दिवाली पर मूंग की दाल की बर्फी भी नहीं बनाती और दिवाली की रात बड़े वाले दिए में काजल भी नहीं पारा जाता। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा तो होती है, लेकिन किसी तस्वीर के सामने रखकर, क्योंकि गोबर लाकर गोवर्धन बनाने के लिए मैं जो नहीं थी। ये सब सुनकर मैं भाभी से कस कर लिपट गई थी। उनका कंधा मेरे आंसुओं से भीग रहा था और मैं सोच रही थी कि इन 9 सालों में गुजरी हर दिवाली सिर्फ मेरी आंखों में ही आंसू नहीं लाई थी। माँ, पापा और छोटू भी हर बार मुझे याद करके रोए थे। लेकिन आज सबके चेहरे पर खुशी लौटने वाली थी, क्योंकि मैं घर आई हूं, अपने घर, दिवाली मनाने, ठीक वैसे ही जैसे हम सब पहले मनाते थे। छोटी थी तो दिवाली आने वाली है इस बात का पता मम्मी के ऊनी कपड़ों वाला बक्सा निकालने और पापा के टाण से सामान उतारने पर चलता। टाण से उतरता हुआ हर सामान तब खजाना लगता था। वो खजाना जिसमें कभी मेरी खोई हुई गुड़िया मिल जाती तो कभी छोटू की कोई पुरानी बंदूक। पापा का रेडियो भी मिलता था हर बार, वो रेडियो जो माँ कबाड़ में देने की बात करती और पापा उसको फिर से झाड़ पोंछ कर टाण पर चढ़ा देते। न जाने कौन सी मोहब्बत थी उनको उस रेडियो से। वैसे पापा को मोहब्बत सफाई से थी और इसीलिए मैं और छोटू जी जान से जुट जाते, क्योंकि दिवाली वाली सफाई हम अठन्नी के लालच में करते थे। छोटू कुर्सी पर चढ़कर हाथ में झाड़ू पकड़े हुए दीवार पर लगे सारे जाले साफ करता और मैं अलमारियों में बिछे पुराने अखबार बदलती, और फिर मिलने वाली अठन्नियों से हम खूब चटपटिया, अनार, चरखी और सुतली बम चलाते। तब दिवाली का मतलब हमारे लिए सिर्फ पटाखे फोड़ना होता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारे दिवाली वाले खेल भी बदलते गए। फिर हम दिवाली के दूसरे दिन छत से दिए समेट कर लाते और उनका तराजू बनाते थे। मोहल्ले के लगभग हर घर में ये तराजू बनाने का खेल खेला जाता। बचपन में दिवाली का इंतजार इस तराजू के खेल के लिए मैंने बहुत किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे बचपन की तरह ये खेल भी मुझसे कहीं पीछे छूट गया और अब मेरे लिए दिवाली का मतलब रंगोली के रंग हो गए थे। वो रंग जो धनतेरस से लेकर नरक चौदस, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा और दूज पर भी घर के आंगन में हर रोज नई नई रंगोली में सजते। तब मोहल्ले के सब लोग मेरी रंगोली देखने आते थे और जो गलती से रह जाते पापा उनको न्योता देकर बुलाते। सिर्फ लोगों को ही नहीं, वो तो अपने फोटोग्राफर दोस्त को भी बुलाते थे जो हर साल दिवाली पर रंगोली के साथ मेरी फोटो लेते। मेरा रंगोली के साथ फोटो खिंचाना जैसे दिवाली पर घर का एक रिवाज सा बन गया था, लेकिन 9 साल पहले ये रिवाज है जिन्हें लेकर मैं उनके साथ अपने घर आई थी दिवाली मनाने। दरवाजा अचानक खुला। मेरे ठीक सामने सुरुचि भाभी खड़ी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अंदर ले जाने लगी कि तभी एक आवाज आई, कौन आया सुरुचि बेटा? आवाज पापा की थी। कदम डगमगा रहे थे मेरे। मैंने बेटे का हाथ कस कर पकड़ रखा था।
अकरम ठीक पीछे थे। वो बार बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझको हिम्मत देते और मैं कुछ कदम बढ़ा देती। तभी अचानक अंदर से फिर आवाज आई, कौन है बेटा? मैं बोलना चाहती थी, मैं हूं पापा। मैं बहुत कस कर बोलना चाहती थी, मैं हूं आपकी नन्ही, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मेरी चुप्पी देखकर भाभी बोली, बाहर आकर तो देखिए पापा जी, कौन आया है हमारे घर। उनकी आवाज पर सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। कौन है? उसने कहा और फिर मुझे देखते ही चिल्ला पड़ा, नन्ही दीदी। छोटू मेरे सामने खड़ा था। मैं दौड़कर कब उसके पास पहुंची और उसके गले लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप कहाँ? आपको कैसे पता था हम लोग? कैसी हो आप? वो भरी आंखों से हड़बड़ाहट में एक साथ कई सवाल कर रहा था और जवाब सामने खड़ी सुरुचि भाभी की आंखों और होठों दोनों पर छलक आया था। वो हमें इस तरह देखकर मुस्कुराती हुई रो रही थीं। बोली, कहा था ना कल दिवाली पे सबके लिए सरप्राइज है। मैं वहीं अपने घर की देहरी पर खड़ी थी। कई बरस पहले पार करके निकल गई थी अपने अपनों को छोड़ के, और आज फिर मुझे उसी देहरी को लांघना था, अब की बार घर वापस लौटने के लिए। पापा कमरे से बाहर आ चुके थे। बीते बरसों के निशान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। घर छोड़कर गई बेटी के पिता की आंखों का सूनापन मैं आज देख रही थी। माथे की बारीक सलवटों में दुखड़े लिखे हुए थे। उन्होंने नजर भर के मुझको देखा और अपनी बाहें फैला दी। सच कितना आसान था लौटना। मैं दौड़कर पापा से लिपट गई। मेरी पीठ थपक कर वो बस यही कहते रहे, माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं भी तो गुनहगार थी उनकी। मैंने भी तो उनके ऊपर अपने प्यार को चुना था। मैं भी माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब शायद वहां शिकवे, शिकायतों, माफी नामों की जगह नहीं थी। माँ मेरी हथेलियां थामे देर तक बेआवाज सिसकती रहीं। बीते बरसों में सीख लिया था उन्होंने घुट कर रोना, और अब खाली होना चाहती थी उस बोझ से जो 9 साल तक उन्होंने अपनी आंखों में बांध कर रखा था। मैं सालों बाद अपने घर का आंगन रंगोली से सजा रही थी, मैं और सुरुचि भाभी। जीशान अपने नाना के साथ पटाखों की गिनती में लगा था। अकरम और छोटू के बेवजह के ठहाके घर की दीवारों पर मलहम लगा रहे थे। माँ रसोई में थी। मूंग दाल भुनने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। बचपन के दिनों की तरह कोई फोटोग्राफर तो नहीं था, लेकिन उसकी जगह अकरम ने अपने कैमरे से रंगोली के साथ मेरी तस्वीरें खींची। आज दिवाली के सारे रिवाज पूरे हो गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।